आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी। अब तक हम लोग 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर जिसका की नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो देखिए, अगर बात करें प्राकृतिक वनस्पति क्या है तो कक्षा 6 के अंदर भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति है जो कि बिना किसी मानव के सहयोग के द्वारा अपने आप उपजती है और इनका जो पालन पोषण है वो स्वयं प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति हुई। तो देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी पर ये जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं भरपूर रूप से पाई जाती है। आप जानते हैं पृथ्वी के ऊपर हर एक स्थान की जलवायु भिन्न भिन्न है। अगर बात करें, देखिए जलवायु अलग अलग होगी, उसके अलावा जलवायु के ही कुछ कारक जैसे कि तापमान में भी विभिन्नता होगी, उसके अलावा जो हवा है इसके अंदर नमी की मात्रा के अंदर भी विभिन्नता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हर जगह की जो मिट्टी है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाएंगी। तो ये सब चीजें मिलकर क्या करती हैं, एक अलग जलवायु की रचना करती है ये सब चीजें मिलकर। तो इसी हिसाब से अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में ये जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो आप समझ गए हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, कि ऐसी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह झाड़ियां, ये सब ऐसी चीजें जो कि बिना किसी मानव के अपने आप उगते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिए, अगर बात करें हम प्राकृतिक वनस्पति की तो इनको 3 भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। और मैंने आपको बताया कि ये जो प्राकृतिक वनस्पति है इनको 3 मुख्य भागों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए, अगर पहले भाग की हम बात करें तो पहले इनको डिवाइड किया गया है वन के अंदर। वन यानी कि फॉरेस्ट। वन से आप लोगों के मन में विचार आता है कि एक भरा पूरा जंगल जिसके अंदर की क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, इतने पेड़ होंगे कि देखिए वहां से कोई रास्ता भी नहीं बनाया जा सकता, इतनी सघनता वहां पर होगी। तो ये हमारे होंगे वन यानी कि फॉरेस्ट। दूसरे अगर भाग की बात करें प्राकृतिक वनस्पति की तो ये क्या है, घास स्थल या फिर घास के मैदान। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर पेड़ पौधों की अधिकता होगी। घास स्थल के अंदर क्या पाया जाएगा, घास पाई जाएगी छोटी छोटी, जो कि 4 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर या फिर और अधिक ऊंचाई की भी हो सकती है। तो देखिए, इसके अलावा ये 2 भाग हो गए। तीसरे भाग की अगर बात करें तो यहां पर होगा कटीली झाड़ियां या फिर कांटेदार झाड़ियां। तो ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन है इस प्रकार से। और ये विभाजन देखिए किसके आधार पर किया गया है, यहां पर वर्षा की मात्रा के आधार पर किया गया है। देखिए, वन जो क्षेत्र है यानी कि जहां पर पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह अधिक संख्या में होंगे, तो क्यों होंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह होगी जहां पर की जो वर्षा है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो वन कहां पर होंगे, तो देखिए जहां पर वर्षा की बात करें अगर रेन की तो क्या होगी, सर्वाधिक मात्रा में होगी, बहुत अधिक मात्रा में होगी। वही घास स्थल की अगर बात करें, वर्षा तो होगी लेकिन वर्षा इतनी नहीं होगी कि वहां पर वन वगैरह डेवलप हो सके। वहां पर क्या होगा, छोटी छोटी घास होगी। तो देखिए यहां पर कैसी वर्षा होगी, यहां पर बहुत अधिक है वनों के अंदर। अगर बात करें घास स्थल की तो यहां पर मध्यम श्रेणी की वर्षा होगी। ठीक है, वो 3 एरो यानी कि बहुत अधिक वर्षा और 2 का मतलब यानी कि बीच की बारिश, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। और तीसरे भाग की अगर बात करें कांटेदार झाड़ियां, तो कांटेदार झाड़ियां जो है वो कहां पर बनेगी, शुष्क एकदम जो क्षेत्र होंगे वहां पर बनेगी, मरुस्थल या रेगिस्तान, इस प्रकार के प्रदेश जहां पर की जो वर्षा का वितरण है बिल्कुल ही ना के बराबर है, अगर होती भी है तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर यहां पर वर्षा होगी। तो इस प्रकार से देखिए वर्षा के आधार पर ही 3 भागों के अंदर प्राकृतिक वनस्पति को डिवाइड किया गया है। पहली हमारी वन हुई, दूसरी है घास के मैदान और तीसरी कांटेदार झाड़ियां। कहां कहां पाई जाएगी अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले भाग की, अगर हम बात करें वन के बारे में, वन यानी कि फॉरेस्ट जंगल, तो ये कहां पर पाए जाएंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर इनके प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहले जो पहला प्रकार होगा वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार यानी कि एवरग्रीन। एवरग्रीन यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जंगल या फिर फॉरेस्ट जहां पर कि क्या होगा, पेड़ पौधे इस प्रकार के होंगे जो कि मौसम के हिसाब से अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ते। तो यहां पर सदाबहार होंगे यानी कि हमेशा ही वो जो पेड़ पौधे होंगे वो कैसे पत्तीदार दिखाई देंगे, हमेशा हरे भरे दिखाई देंगे। तो ये सदाबहार वर्षा वन है। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। वर्षा वन भी कहा जाता है या फिर रेन फॉरेस्ट भी इनको ही कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहला प्रकार कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे की अगर बात करें तो वो कौन सा है, देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, नाम से ही पता चल रहा होगा कि पर्णपाती यानी कि ऐसे वन जो कि क्या करते होंगे, मौसम के अनुकूल अपनी जो पत्तियां हैं उनको झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ देते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, बाकी आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जब भी शुष्क मौसम आता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है इससे क्या होता है कि पेड़ पौधों के अंदर की जो नमी है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि पानी निकल जाता है पेड़ पौधों का इस प्रक्रिया के थ्रू। तो अब मौसम पहले से ज्यादा शुष्क हो गया है तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, इसके परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। जैसे पतझड़ में पत्तियां गिरती है उस प्रकार से अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप जो जल की हानि हो रही है उसको कम किया जा सके। तो ये किस प्रकार के वन होंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो अभी बात करेंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये भी इसी प्रकार के होंगे। इनकी भी जो पत्तियां हैं वो गिरती नहीं है, हमेशा एवरग्रीन ये दिखाई देते हैं। बस फर्क क्या है, पोजीशन का फर्क है। जो भूमध्य रेखा हमारी है जहां पर कि तापमान बहुत अधिक रहता है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, वहां पर तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद कर्क रेखा या मकर रेखा से हम ऊपर के अक्षांशों की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे जहां पर कि तापमान की गिरावट आती है, तो वहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। इसी के अंदर ही एक और वैरायटी है, वो है देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन। पर्णपाती वन ये भी किस प्रकार के होंगे, ये भी ऐसे होंगे कि मौसम की अनुकूल दशाओं के अनुसार ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये प्रकार है। उसके बाद देखिए अन्य कौन से हैं, भूमध्य सागरीय वन। कौन सा है, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन। उसके अलावा हम बात करें तो देखिए कौन से हैं, शंकुधारी वन। इन सब वनों के विषय में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग समझना इनको प्रारंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रकार की अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि ये उष्णकटिबंधीय जो है ये क्या चीज है। तो देखिए जब हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर है ये, भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर डिवाइड करती है। ऊपर का जो भाग है ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, तो यहां पर क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ। इस रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा इसको कहते हैं। उसके बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री ये कहां, साउथ की तरफ, तो यहां पर जो रेखा है नीचे इसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, इसको मकर रेखा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और उसके अलावा वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। उसके अलावा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो साल भर
देखिए कभी सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर और कभी इक्वेटर पर। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है वो साल भर 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा के बीच में ही गतिमान रहता है। सबसे ज्यादा इक्वेटर पर ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा पड़ता है। तो देखिए ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाएगा, इसी को ही कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, जो कि कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनको कहा जाएगा। पाए कहा जाएंगे यहां पर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहां पर पाए जाएंगे, इसी के नाम पर इनका नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनको कहा गया है। तो देखिए पोजीशन आप सब लोग समझ गए हैं। तो यहां पर क्या होगा कि सूर्य जो है वो देखिए साल भर यहां पर सर्वाधिक मात्रा में चमकता है। तो नतीजा क्या होगा इसका कि यहां पर एक तो जो तापमान है वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो देखिए अगर बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना रहेगा, अगर औसत की बात की जाए तो देखिए 12 डिग्री सेल्सियस वार्षिक औसत है, ये अधिक रहेगा। 12 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यहां का रहेगा। जब तापमान यहां का अधिक रहेगा तो हवा क्या होगी, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी। उसका नतीजा क्या होगा कि साथ में जो हाई प्रेशर के क्षेत्र है वहां से हवाएं दौड़ेगी इसको भरने के लिए नमी लेकर। तो नतीजा क्या निकलेगा कि यहां पर जो वर्षा है वो भी अधिक मात्रा में होगी। वर्षा अधिक मात्रा में होगी। अगर रेन की बात की जाए तो देखिए वार्षिक साल में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा यहां पर होगी। यह चीज याद रखनी है, ये दोनों कंडीशन है। अब यहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ये स्थिति बन रही है, तो यहां पर जो वन होंगे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहां पर पाए जाएंगे। तो ये आप समझ गए हैं, पाए यहां पर मिलेंगे। तो देखिए अगर बात करें, ये वन जो होते हैं इतने सघन होंगे, इतने ज्यादा घने होंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक भी नहीं पहुंच पाता, इतने घने होते हैं। घने भी होंगे, उसके अलावा परतदार भी होते हैं। परतदार का मतलब देखिए पहले जिस प्रकार से मान लीजिए छोटे छोटे पौधे होंगे, उसके बाद में कोई बड़ी बड़े झाड़ियां प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद में और अधिक बड़े वृक्ष, इसके बाद और अधिक बड़े वृक्ष। तो इस प्रकार से मिलकर ये एक लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, परत का निर्माण करते हैं। और घने इतने पत्तीदार की सूर्य का जो प्रकाश है वो देखिए पत्तियों में फंसकर ही रह जाता है। जो मुख्य भूमि है यहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, अगर पौधों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो देखिए कौन कौन से यहां पर पाए जाएंगे, ये चीज याद रखनी है। एक तो है देखिए रोजवुड, रोजवुड पाया जाएगा। उसके बाद एक है आबूनस, और देखिए मोहगनी, एनी, एबनी। इसके अलावा देखिए ऑर्चिड है, बनाना हो गया। आपका जो रबड़ प्लांट है वो इस क्षेत्र के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अब इतने सारे वन ये मिलेंगे, पेड़ पौधे यहां पर, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर देखिए बहुत अधिक मात्रा में वन्य जीव भी पाए जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि देखिए जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये वर्षावन है, वर्षावन है। यहां पर जितनी भी पृथ्वी के ऊपर जीव जंतुओं की जितनी भी स्पीशीज हैं, तो देखिए लगभग 50% से भी ज्यादा जो है वो यहां पर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के क्षेत्र में। तो यहां पर बहुत सारे यानी कि वन्य जीव मिलेंगे। तो अगर बात करें देखिए वन्य जीवों के बारे में, तो कौन कौन से वन्य जीव मिलेंगे, जैसे कि देखिए आपका गोरिल्ला है, जगुआर है यानी कि चीता है। इसके अलावा देखिए एक है ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई होगी। उसके अलावा देखिए पैंथर भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। उसके अलावा अगर भारतीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से क्या पाया जाता है भाई, ब्लैक पैंथर पाया जाएगा। इसके अलावा हाथी हो गए, बाघ है, या फिर जैसे देखिए एक और है लॉइन टेल्ड मकाऊ।
लॉइन टेल्ड मकाऊ, इस प्रकार के जीव जंतु यहां पर पाए जाएंगे। पक्षियों की बात करें तो देखिए हॉर्न बिल वगैरह भी यहां पर पाया जाएगा। कौन सा पक्षी है? हॉर्न बिल यहां पर पाया जाएगा। और एक मुख्य रूप से जो जीव पाया जाता है वो है एनाकोंडा। एनाकोंडा कहां मिलेगा? एनाकोंडा मिलता है वर्षा वन के अंदर, जिसके बारे में कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए जरा सा हम पहले लोकेशन देखते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से वर्षा वन मौजूद है हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो देखिए फटाफट से एक रफली डायग्राम बनाते हैं हमारे वर्ल्ड का मैप, और उसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो वर्षा वन है मशहूर, जो कि कहां कहां लोकेटेड है। तो देखिए सबसे पहले ये है, ये आपका हो गया जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका। एक बार हम, ये है उत्तरी अमेरिका, इस प्रकार से रफली सा बनाएंगे ताकि आप लोग एक बार पोजीशन को समझ सके। उत्तरी अमेरिका को टच करता हुआ नीचे की तरफ क्या है? हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका यहां पर इस प्रकार से। और दक्षिणी अमेरिका के यहां पर साथ में आप लोग देखते हैं यहां पर क्या है? इस प्रकार से अफ्रीका, और अफ्रीका के ऊपर ही इस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप हो गया। और यहां पर हमारे इस प्रकार से देखिए भारत यहां पर है, ये यूरोप है ऊपर, और यहां पर क्या है? इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि देखिए जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो कहां से गुजरता है? भाई यहां से गुजरता है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ। तो देखिए यहां से इस प्रकार से ये भारत के अंदर से गुजरती हुई है कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। उसके बाद नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ देखिए 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। इस प्रकार से देखिए यहां से गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरेगी ये। तो ये जो बीच का क्षेत्र है मैंने आपको बताया कि ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो इसी रीजन के अंदर पाए जाएंगे। तो देखिए कुछ मुख्य जो कि महत्वपूर्ण वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे कि जो दक्षिणी आपका अमेरिका है यहां पर स्थित है, देखिए यहां पर क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट लोकेशन ध्यान रखनी है। तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो देखिए इतना घना जंगल है, इतनी अधिक मात्रा में यहां पर वृक्ष पेड़ पौधे या जो भी रेन फॉरेस्ट के अंदर जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं वो इतनी अधिक मात्रा में मिलते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ इसको कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखें कि देखिए पूरी पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसका लगभग 20 से लेकर 21% हिस्सा जो है वो अकेला कौन करता है? अमेज़न फॉरेस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा अभी हमने एक नाम पढ़ा था एनाकोंडा। एनाकोंडा भी इसी प्रकार के जंगलों में पाया जाएगा, और इतना विशाल अजगर है जो कि एक बार में किसी भी बड़े से बड़े जीव को डायरेक्ट निगल सकता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर आप अफ्रीका वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर देखिए कांगो रिवर बेसिन है। तो यहां पर कौन सा है? कांगो रेन फॉरेस्ट है यहां पर, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा देखिए जो भारत की बात करें तो भारत का जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से इस तरफ, यानी कि पश्चिमी घाट यहां पर है, तो इस तरफ का जो क्षेत्र है यहां पर क्या है? इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट के उधर वाली तरफ क्या होगा कि बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि पश्चिमी घाट पर ही बादल क्या करते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा कर देते हैं। पर्वतों से टकराकर, पश्चिमी घाट से टकराकर जो बादल है वो अपनी सारी नमी यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट के अगली तरफ क्या होगा? अधिक वर्षा नहीं होती, उसको रेन शेडो एरिया कह दिया जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहां पर पश्चिमी क्षेत्र। उसके अलावा ये आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए जो साउथ ईस्ट एशिया है यहां पर भी इस प्रकार के जंगल पाए जाएंगे। ये क्या है? भारत जहां पर है ये साउथ एशिया, वहां पर साउथ ईस्ट एशिया। उसके अलावा देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तरफ यहां पर भी जो डेंट्री रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे।
तो इस प्रकार से ये लोकेशन है। आप लोगों ने देखा कि देखिए कई भागों के अंदर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कौन से वन थे ये? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन कौन से वृक्ष है, कौन कौन से यहाँ पर जंगली जानवर मिलेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सदाबहार वनों में हमने पढ़ा कि वर्षा की मात्रा इतनी अधिक है कि पेड़ पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिराते। वैसे देखिए गिराते तो हैं, यहां पर जितने भी पेड़ पौधे मिलते हैं वो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई परतदार है। तो हर एक वृक्षों का या पेड़ पौधे यहां पर जो है उनका देखिए अलग अलग जीवन काल है। भाई किसी के पत्ती गिराने का समय कुछ और है, किसी का कुछ और है। किसी समय अगर कोई वृक्ष जैसे अपनी पत्तियां गिरा रहा है तो दूसरे वृक्षों को आप देखेंगे तो वहां पर देखिए फूल आ रहे हैं, नई पत्तियां निकल रही है। कहने का मतलब हम जब भी इनको देखेंगे तो हमें ये हरे भरे ही दिखाई देंगे, इसलिए ये क्या है? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। अब दूसरे हमारे जो है पर्णपाती वन, ये क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि देखिए मौसम के अंदर जैसे ही नमी आएगी ये क्या करेंगे? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इनको कहा जाता है। तो देखिए इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जलवायु जो है मानसूनी जलवायु से ये प्रभावित होते हैं, उसी के अनुसार ये अपने जैसे पत्तियों को ये गिरा देते हैं। तो ये क्या कहेंगे? इनको उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। वो क्या है? वर्षा वन है, ये मानसूनी वन है। तो देखिए जैसे हमने वहां पर तापमान की बात की थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, मैंने आपको बताया था कि जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। तो यहां पर भी देखिए बात हो रही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि भाई किन्हीं कारणों से वर्षा जो है वो अधिक नहीं प्राप्त होती जितना कि सदाबहार वनों में प्राप्त होती है। अब जैसे भारत के तौर पर एग्जांपल के तौर पर हमने समझा कि पश्चिमी घाट की वजह से देखिए पश्चिमी घाट के यानी कि पश्चिमी तरफ में तो वर्षा हो गई, लेकिन पूर्वी साइड में वर्षा नहीं हुई, क्योंकि पश्चिमी घाट की वजह से जो बादल थे उन्होंने अपनी नमी वहीं पर छोड़ दी और वहीं पर वर्षा कर दी, दूसरी तरफ वर्षा नहीं हुई। तो जहां पर वर्षा नहीं हुई लेकिन उसी उष्णकटिबंधीय भाग के अंदर ये वन स्थित रहेंगे। कौन से? पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी वन। तो देखिए इस प्रकार के वन कहां कहां पाए जाएंगे? तो देखिए अगर बात करें तो कौन से वन हो गए? ये मानसूनी वन इनको कहा जाएगा। तो देखिए ये जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है इसको मिलाकर हम संयुक्त रूप से अगर अमेरिका कहें तो ऊपर का जो भाग है ये क्या कहलाएगा? ये नॉर्थ अमेरिका कहलाएगा। बीच का जो है ये मध्य अमेरिका या फिर मिडिल सेंट्रल अमेरिका कहलाएगा, ये बीच वाला भाग। और जो नीचे वाला है ये कौन सा है? साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, बीच का मध्य या सेंट्रल अमेरिका और ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका। तो अगर बात करें हम इनकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी वन, तो देखिए ये कहां पर है? एक तो रहेंगे ये मध्य अमेरिका के अंदर, मध्य अमेरिका के अंदर रहेंगे। उसके अलावा देखिए भारत का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि भाई जो इंडिया है वो काफी महत्वपूर्ण है, भारत कह लो या फिर एशिया भी इसको कह सकते हो। उसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसके नॉर्थ साइड में पाए जाएंगे, यहां ऊपर की तरफ यहां भी पाए जाएंगे। तो कौन सा है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर ये वन जो है इस प्रकार के पाए जाएंगे। वर्षा मैंने आपको बताई कितनी वर्षा प्राप्त करते हैं, ये देखिए 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक तक। उनका तो क्या था सदाबहार वनों का कि 200 सेंटीमीटर ये तो थी कम से कम, इससे अधिक भी, लेकिन यहां पर 70 से लेकर 200 के बीच में यानी कि थोड़ा कम मात्रा में वर्षा प्राप्त होगी। तो देखिए अगर बात करें यहां पर किस किस प्रकार के वनस्पति पाई जाएंगी, तो देखिए वनस्पति कौन कौन सी वनस्पति यहां पर पाई जाएंगी? यहां पर जो वनस्पति पाई जाएंगी वो इस प्रकार की होंगी कि उनकी जो लकड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा कठोर रहेंगी, दृढ़ लकड़ियां रहेंगी, कठोर रहेंगी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि शीशम है, सागवान, शीशम, सागवान, पलाश है, तेंदुपत्ता है, या फिर जैसे इस प्रकार से कि आंवला है, देखिए नीम हो गया आपका,
चंदन है। तो इस प्रकार की देखिए जो वनस्पति है यहां पर पाई जाएंगी। लकड़ियां कैसी है इनकी? कठोर लकड़ियां हैं, इसलिए इन लकड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाएगा? फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर कोई भी लकड़ियों का जो सजावटी सामान है जिसके अंदर की मजबूत लकड़ी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार का सामान इन लकड़ियों से बनाया जाएगा। तो ये तो वनस्पति की बात हुई। अगर बात करें वन्य जीव की कि इस प्रकार के जंगलों में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाएंगे, तो देखिए भारत के संदर्भ में अगर देखें तो देखिए जैसे कि बाघ है आपका, बाघ, शेर, इसके अलावा हाथी है, और जो मुख्य है वो देखिए एक है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर है, इसके अलावा बंदर वगैरह ये सब चीजें यहां पर पाई जाएंगी। तो गोल्डन लंगूर है, इसको ध्यान रखें, ये कहां पर होगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर ये पाया जाएगा। तो लोकेशन यही रहेगी, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहां पर ये पाए जाएंगे इस प्रकार के वृक्ष। तो देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो शीतोष्ण सदाबहार वन है इनका वितरण किस प्रकार से है। तो देखिए तीसरा हमारा है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, अब ये कहां पर पाए जाएंगे? शीतोष्ण से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए 23.5 डिग्री तक यहां तक क्या है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। अब यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ होंगे तो आप मान लीजिए लगभग में जैसे कि देखिए 25 डिग्री अक्षांश से लेकर 50 डिग्री अक्षांश, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? देखिए मौसम जो है वो ठंडा होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि मध्य अक्षांशों पर, ठीक है। जैसे कि कर्क रेखा से लेकर आप मानिए जो 66.5 डिग्री है ना, जहां से कि हमारे उत्तरी ध्रुव वगैरह स्टार्ट होते हैं, उससे पहले तो वहां तक क्या है कि जो वनस्पति पाई जाएगी वो किस प्रकार की होगी? शीतोष्ण सदाबहार वन उनको कहा जाएगा। देखिए ये कोई लाइन जो है वो एकदम विभाजक नहीं है कि 23.5 डिग्री खत्म हुआ तो एकदम से वनस्पति चेंज हो गई। धीरे धीरे जाकर ऊपर जब मौसम ठंडा हुआ उसी प्रकार से ये चेंज होगी। तो लगभग में हमने मान लिया है 25 डिग्री से लेकर 50 डिग्री उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ जो वनस्पति पाई जाएगी, यहां पर क्या होगा कि वर्षा की अधिकता रहेगी फिर से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमेशा पत्तियों के रूप में आपको दिखाई देंगे, पत्तियां जो है उनके साथ हमेशा प्रेजेंट होगी। तो इसीलिए उनको क्या कहेंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन उनको कहा जाएगा। तो देखिए मुख्य रूप से ये कहां पर पाए जाएंगे? पूर्वी तटों के ऊपर पाए जाएंगे, पूर्व की तरफ। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो देखिए पूर्वी साइड कौन सी होगी? इस तरफ की, ये पूर्वी साइड है इसकी। तो पूर्वी साइडों की बात हो रही है, यहां पर ये वन पाए जाएंगे। तो ये चीज नोट कर ले, कहां पर पाए जाएंगे? पूर्वी तरफ पाए जाएंगे ये, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए कहां कहां पर ये वन मिलेंगे। तो सबसे पहले है दक्षिण पूर्वी अमेरिका, यहां पर मिलेंगे आपको ये। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया भाई? दक्षिण तो ये है और पूर्व ये है इस तरफ, तो यानी कि इन क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, कौन से? शीतोष्ण सदाबहार वन। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया। उसके बाद देखिए दक्षिणी चीन। दक्षिणी चीन की अगर बात करें तो देखिए ये भारत है, भारत के ऊपर चीन, यानी कि इस कर्क रेखा को पार करके, यानी कि इस प्रकार से यहां पर क्या पाए जाएंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जो पूर्वी किनारे पर ही है, जैसे कि वहां पर भी देखिए इस प्रकार से पूर्वी किनारों पर रहेगा, थोड़ा और आगे की तरफ आप बना ले पूर्वी किनारों पर। उसके अलावा जो अन्य जगह है वो है दक्षिण पूर्वी ब्राजील। दक्षिण पूर्वी ब्राजील यानी कि इस तरफ की बात हो रही है, पूर्वी किनारों पर ये पाए जाएंगे। अब पूर्वी किनारों पर क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि यहां पर देखिए इस प्रकार से समुद्रों के अंदर यहां पर चक्रवातों का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या है, ये चक्रवात, ये जो वर्षा है उसको प्राप्त करते हैं। अफ्रीका का भी कुछ रीजन है, इस प्रकार से जो चक्रवात है वो यहां पर वर्षा करते हैं, पानी वगैरह की कोई कमी नहीं होती, जिसके फलस्वरूप क्या पाए जाएंगे? यहां पर शीतोष्ण सदाबहार वन इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाएंगे, मध्य अक्षांशों के अंदर, ठीक है। 25 डिग्री से लेकर लगभग 50 डिग्री तक, 60 डिग्री भी मान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर ये पाए जाएंगे। अब देखिए अगर बात करें वनस्पति की कि कौन कौन सी वनस्पति यहां पर पाई जाएंगी, तो देखिए कौन कौन सी पाई जाएगी भाई। पेड़ के नाम है, एक तो है बांज है, चीड़ है, उसके बाद यूकेलिप्टस, इस प्रकार के पेड़ यहां पर पाए जाएंगे। अगर इनकी लकड़ियों की बात करें तो देखिए
कठोर भी होती है और मुलायम भी, दोनों ही प्रकार की ये लकड़ियां इनके अंदर पाई जाएंगी। तो ये तो वनस्पति की बात हुई। इसी प्रकार से अगर बात करें भाई वन्य जीवों की, तो कौन कौन से वन्य जीव यहां पर पाए जाएंगे? तो देखिए, एक तो है पूर्वी गिलहरी, पूर्वी गिलहरी यहां पर पाई जाएंगी। उसके अलावा एक हिरण पाया जाता है जिसकी की पूंछ जो है वो सफेद कलर की होती है। आप लिख लेंगे हिरण ब्रैकेट में सफेद रंग की पूंछ उसकी होगी, तो ये पाया जाएगा। उसके अलावा देखिए यहां पर काले भालू, यानी कि अमेरिकी काले भालू, काले भालू कौन से? अमेरिकी काले भालू यहां पर पाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए एक पक्षी है रोबिन, रोबिन नाम का पक्षी भी यहां पर प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किसके बारे में था? ये शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें, शीतोष्ण सदाबहार वन हमने पढ़ लिए, शीतोष्ण पर्णपाती वनों की अगर बात करें तो देखिए मध्य अक्षांश, यानी कि अभी जो मैंने लिखा था 50-60 अक्षांश लगभग, इससे जब आप ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ होंगे तो किस प्रकार के वन आएंगे? नेक्स्ट जो आएंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन आएंगे। पर्णपाती मैंने बार बार आपको बताया कि शुष्क मौसम में ये वन क्या करेंगे? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, नमी को बचाए रखने के लिए, अपने अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए। तो ये कौन से हुए? पर्णपाती वन हुए। लेकिन यहां पर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। मध्य अक्षांशों से जब हम ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ होंगे तो आएंगे हमारे कौन से? शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इनका वितरण अगर हम देखें, देखिए क्या बताया मैंने, मध्य से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर। तो यहां पर देखिए अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि कहां कहां पर ये पाए जाएंगे, तो देखिए उत्तर पूर्वी जो अमेरिका है, यहां पर उत्तर पूर्वी अमेरिका, यानी कि उत्तर और पूर्वी भाग, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं यहां पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। कौन से? शीतोष्ण पर्णपाती वन, उत्तर पूर्वी अमेरिका। उसके बाद बात करें तो देखिए यहां पर चीन है, तो चीन के अंदर भी इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, ये याद रखना है। दूसरा क्या हो गया हमारा? चीन। तीसरा है देखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहां? अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके यहां क्या है? साइड में ही न्यूजीलैंड है, ठीक है, नीचे इस प्रकार से। तो यहां पर भी शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए जो चिली है, यहां भी ये वन पाए जाएंगे, तो ये चीज याद रखनी है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें वनस्पति की कि कौन कौन सी वनस्पति यहां पर पाई जाती है, तो देखिए पेड़ों के नाम आप नोट कर लें। पहला है ओक है, उसके बाद देखिए चेरी, ओक, चेरी। उसके बाद एक है बीच आपका और एक है मैपल, ठीक है। इस प्रकार के वृक्ष जो है इसके अंदर, वनों के अंदर पाए जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखें, इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो कैसी रहेंगी? चौड़ी रहती हैं, ब्रॉड लीफ इनकी होती है। जो भी यहां पर प्लांट, ये जो है पेड़ पौधे इनकी, ये याद रखनी है, ठीक है। ओक, चेरी, बीच और मैपल, इस प्रकार के वृक्ष यहां पर पाए जाएंगे। तो ये तो वृक्षों की बात हो गई। अगर बात करें वन्य जीवन की, वन्य जो जीव है वो किस प्रकार के यहां पर पाए जाएंगे, तो देखिए यहां पर लोमड़ी, भेड़िए, इस प्रकार के सिंपल जीव मिलेंगे, जैसे कि लोमड़ी है, भेड़िया हो गया, ठीक है, लोमड़ी, भेड़िया। उसके अलावा दो पक्षी यहां पर मुख्यतः मिलते हैं, वो याद रखें, एक है फिजेंट और एक है मोनाल। ये जो दो पक्षी है ये कहां पर मिलेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वनों के अंदर ये मिलेंगे, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट भूमध्य सागरीय वन। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो है भूमध्य सागरीय वन। अब भूमध्य सागरीय वन जो है ये कहां पर मिलेंगे, तो देखिए मैप अगर ये हम ठीक से बनाएं तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है इसके ऊपर ही क्या है हमारा यूरोप। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से एक सागर पाया जाता है, ये वाला जो सागर है यहाँ पर, ये क्या है? भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः इसकी ही बात हो रही है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, तो यहाँ पर कौन कौन टच कर रहा है? ऊपर यूरोप है, अफ्रीका है और एशिया। तो इस मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ देखिए यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएंगी वो किस प्रकार की होंगी? भूमध्य सागरीय वन उनको कहा जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें कि भाई कहां कहां पर मिलेगा,
तो अफ्रीका के अंदर मिलेगा, उसके बाद यूरोप के अंदर भी मिलेगा और एशिया के अंदर भी ये भाग पाया जाएगा। तो देखिए इसी के नाम पर ही क्या है, भूमध्य सागरीय वन इसको कहा गया है। लेकिन अब ये चीज जरूरी नहीं है कि भाई यहां पर ये सिर्फ पाई जाएगी, इसके अलावा देखिए ये अन्य क्षेत्रों के अंदर भी भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है, वन है, वो पाए जाएंगे। जैसे कि देखिए कहां कहां पर पाए जाएंगे, तो देखिए एक यहां पर जैसे जो यूएसए का कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया योगी कहां है, यूएसए, यहां पर पाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर है, ये मैंने बता दिया, एशिया भी बता दिया, यूरोप भी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी ये वन पाए जाएंगे। और देखिए ये कहां पर पाए जाएंगे, दक्षिण पश्चिमी किनारों पर। कहां पर, दक्षिणी या फिर दक्षिण पश्चिमी किनारों पर, पश्चिमी किनारों पर ये वन पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यूएसए में बताया यहां पर पाए जाएंगे, तो ये पश्चिमी किनारा हो गया। इस प्रकार से यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पश्चिमी साइड में है यूरोप के भी, इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में आप देख सकते हैं पश्चिमी साइड पर है ये। तो दक्षिण पश्चिमी किनारों पर ये वन पाए जाएंगे। तो उसके अलावा देखिए यहां पर ये जो वन है, उस भूमध्य सागरीय वन, ये किस लिए मशहूर है, यहां पर फलों की जो खेती है, कृषि है, वो बहुत अधिक की जाती है, की भी जाती है। उसके अलावा देखिए वनस्पतियों में अंगूर, संतरा, जैतून, अंजीर, इस प्रकार के बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, वन क्षेत्र पाए जाएंगे। तो इसीलिए ये जो भूमध्य सागरीय वन है, इसको क्या कहा जाता है, इसको विश्व का फलो उद्यान इसको कहा जाता है, यानी कि फलों का बगीचा भी इसको कहा जाता है। तो मैंने कौन कौन सी चीजें बताई, देखिए संतरा मिलेगी यहां पर, अंगूर है, जैतून है, इस प्रकार की। ठीक है, यानी कि और उसके अलावा जो खट्टे फल होते हैं, यानी कि सिट्रस प्रजाति के जो भी फल फ्रूट है, वो सब यहां पर पाए जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो हो गए फल। अब यहां पर देखिए जो गर्मी होती है ना इन क्षेत्रों के अंदर, जो मैंने बताया जहां पर कि भूमध्य सागरीय वन पाए जाएंगे, यहां की जो गर्मियां हैं वो तो कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा शुष्क भी और बहुत ज्यादा गर्म भी रहेगी। सर्दियों में बारिश होती है, तो देखिए गर्मियां जब कैसी रहेंगी, शुष्क रहती है, उसके अलावा गर्मी अधिक रहती है। तो ये वृक्ष जो है, पेड़ पौधे, भूमध्य सागरीय वन क्या करते हैं, इनकी जो छाल होती है ना, जैसे तनों की जो छाल है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। प्रकृति के हिसाब से अनुकूलन करके क्या कर लिया इन पेड़ों ने, अपनी छाल को बहुत अधिक मोटा कर लिया है, ताकि ये क्या कर सके, वाष्पोत्सर्जन को रोक सके, पानी की कमी होने से रोक सके अपने अंदर। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, भूमध्य सागरीय वन का। नेक्स्ट हमारा जो है वो है शंकुधारी वन। देखते हैं इसको अभी। नेक्स्ट देखिए हमारा है शंकुधारी वन। अब शंकुधारी वनों की अगर बात करें तो देखिए ज्यादा जब हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे तो किस प्रकार के वन आएंगे, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन यानी कि देखिए इस प्रकार से, जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है, इस प्रकार से अनुकूलित है प्रकृति के हिसाब से। जैसे कि स्नोफॉल हुई, बर्फ यहां पर आ गई, तो ये क्या करेंगे, इस प्रकार के। ठीक है, शंकुधारी वन, तो बर्फ जो है वो यहां से आसानी से गिर जाती है। तो इस प्रकार के वनों को शंकुधारी वन कहा जाता है। और कहां पर मिलेंगे ये, जब आप मध्य अक्षांशों से और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उच्च अक्षांशों की तरफ, तो यहां पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो देखिए ये कहां पर मिलेंगे, उच्च अक्षांशों पर मिलेंगे। अब यहां ये जो शंकुधारी वन है, इनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इनको टेगा भी कहा जाता है। टेगा देखिए एक रूसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द हुआ, रूसी भाषा का शब्द है, जिसका कि क्या मतलब है, शुद्ध या फिर अनछुआ। भाई ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा बर्फ है, दुर्गम्य क्षेत्र है वो, यानी कि यहाँ के देखिए आजकल तो इंसान पहुंच गया है, तो नाम रखने का यही मतलब था कि भाई शुद्ध है, अनछुआ है, यहां तक कोई पहुंचा नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेगा का शुद्ध कह सकते हैं या फिर अनछुआ इसको कहा जा सकता है। तो देखिए अगर बात करें वनस्पति की कि कौन कौन सी वनस्पति यहां पर पाई जाएगी, तो देखिए चीड़ और देवदार भारत के अंदर भी पाए जाएंगे। इस प्रकार के भारत में लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहां पर देखिए
जो पेड़ पौधों का भी वितरण है वो अलग अलग प्रकार का है। इस प्रकार के वृक्ष जो है भारत के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। कौन से हैं? चीड़ और देवदार। यहाँ पर क्या है, अब जो लकड़ी है वो कैसी रहेगी? दृढ़ नहीं होती, कठोर नहीं होती, मुलायम रहती है। ठीक है, ये लकड़ियां कैसी होगी? मुलायम रहेगी ये। इसलिए इनका जो यूज है वो किसमें किया जाएगा? लुगदी बनाने में किया जाता है। और लुगदी से क्या बनेगा? लुगदी इसकी बनाई जाती है। और लुगदी से क्या बनेगा? जैसे कि आपके पेपर वगैरह इससे बनाए जाएंगे। ठीक है, जो कागजों का निर्माण होगा इनके लुगदी से, जो कि नरम, जिनकी क्या रहेगी? नरम तना रहेगा उससे। तो ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा अगर वन्य जीवों की बात करें तो देखिए, एक तो है आपकी रजत लोमड़ी, रजत लोमड़ी है, मिंक है और है ध्रुवीय भालू। ये सब यहां पर पाए जाएंगे। तो ये किसके बारे में हुआ? शंकुधारी वनों के बारे में हुआ। तो अभी तक हमने सिर्फ पढ़े हैं वन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ये रहेगा घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान। तो इनको भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये पूरा मैं क्लीन कर देता हूं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है घास स्थल, यानी कि जिसे हमें क्या कहा था? घास का मैदान भी इसको कहा जाता है। घास स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका वर्गीकरण जो है वो दो भागों के अंदर किया गया है। पहला जो है वो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद दूसरा जो है वो है शीतोष्ण घास के मैदान। तो देखिए कितने भाग हो गए इसके? दो भाग के अंदर है। पहला कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और दूसरी तरफ है शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय में सेम वही है जैसा कि वनों के अंदर हमने पढ़ा था। यहां पर क्या होगा कि वर्षा जो है उनकी मात्रा अधिक रहेगी। वर्षा जो है वो कैसी रहेगी? यहां पर अधिक रहेगी। और यहां पर जो वर्षा है वो कम रहेगी। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। वही शीतोष्ण की अगर बात करें तो देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर की तरफ, कहां तक? 66.5 डिग्री तक। ठीक है, जो कि ऊपर क्या है? अटलांटिक वर्त है, वहां तक की बात हो रही है। तो देखिए, इस पर आर्कटिक वर्त है ऊपर, ठीक है, नीचे अटलांटिक वर्त। तो इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहां? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। तो देखिए, फटाफट से हम लोग यहां पर अलग अलग श्रेणी बना लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर पहले की बात करें, पहला है लानोस। अब लानोस जो है ये कहां पर पाया जाएगा? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कौन सा है? लानोस। अभी चलो हम इकट्ठा ही एक बार कर लेंगे, बाकी आप देखना चाहें तो देखिए यहां पर इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका है ना, यहां पर क्या है? लानोस घास के मैदान इस प्रकार से यहां पर हैं। आप मैपिंग भी देखते रहें साथ साथ। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर है। दूसरा जो हमारा है वो है देखिए सैलवास है। और ये भी कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। दूसरा कौन सा हुआ? सैलवास, यानी कि इसके नीचे की तरफ ही है सैलवास, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। उसके बाद देखिए तीसरा जो है ये क्या है? कंपास। कंपास घास के मैदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हर एक एग्जाम में, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सब में जरूर पूछे जाते हैं। तो कंपास की बात करें, ये भी कहा है दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। तो यहां पर है इस प्रकार से आपका कंपास। ये चीज याद रखनी है, लोकेशन भी देखते रहें। उसके बाद देखिए चौथा जो है वो है सवाना घास के मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। सवाना की अगर बात करें तो ये कहां पर है? ये अफ्रीका के अंदर है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप हमारा ये हो गया, यहां पर अफ्रीका यहां है ना, तो यहां पर है सवाना घास के मैदान, यहां पर पाए जाएंगे। बड़े ही ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है आज की। उसके बाद देखिए पांचवे की अगर बात करें तो ये क्या है? पार्कलैंड। ये पार्क है, पार्कलैंड। पार्कलैंड कहां पर है? ये भी अफ्रीका के अंदर ही है, पार्कलैंड। तो यहां पर देखिए अगर बात करें, ये अफ्रीका है, तो यहां पर है पार्कलैंड घास के मैदान। जो इनकी आप लोकेशन देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ही इनकी लोकेशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की अगर बात करें,
इसके बाद बस इतने ही है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये चीज याद रखें, यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए कौन कौन से, जैसे कि हाथी है भाई, जिराफ है, जेबरा, हिरन, इस प्रकार के जो जानवर है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। अब देखिए कर्क रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कौन से आएंगे, शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ 23 डिग्री साउथ से मकर रेखा से नीचे की तरफ शीतोष्ण घास के मैदान। तो पहले की अगर बात करें, पहला कौन सा है, यहां पर है देखिए पंपास। और पंपास कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। दक्षिणी अमेरिका में क्या है, पंपास। और देखिए लोकेशन कहां पर है, यहां पर पंपास। ये घास के मैदान इस प्रकार से है। दूसरा जो है वो है प्रेरी, प्रेरी घास के मैदान। और ये कहां है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। ये प्रेरी कहां है, उत्तरी अमेरिका में। यहां पर है आपका प्रेरी घास के मैदान। याद रखना है, सब एक चीज महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है शीतोष्ण घास के मैदान में ही तीसरा जो है वो है स्टेपिस। स्टेपिस कहां पर, यूरोप और एशिया के क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, यूरेशिया इसको कहा जा सकता है। क्या, स्टेपिस। और कहां पर होंगे, ये देखिए हमारा एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया और यूरोप का यानी कि मिश्रित। ये स्टेपिस यहां पर इस प्रकार से पाया जाएगा यूरेशिया के अंदर। और चौथा आप देखिए ये है पुस्ताज। पुस्ताज कहां पर है, अफ्रीका के अंदर है पुस्ताज, ये याद रखना है। अफ्रीका के अंदर फिर से पहुंच जाते हैं तो देखिए नीचे का क्षेत्र यहां पर क्या है, ये अफ्रीका में मिलेगा ना, यहां पर इस प्रकार से पुस्ताज है यहां पर। एक और रह गया है, यूरेशिया के अंदर एक और पाया जाता है, देखिए एक मिनट, यहां पर देखिए पुस्ताज यहां नहीं है। पुस्ताज जो है वो कहां पर है, यूरेशिया के क्षेत्र में ही पाया जाएगा। पुस्ताज कहां पर है, पुस्ताज कहां पर हो गया, यूरेशिया के अंदर पुस्ताज। और उसके बाद देखिए एक बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका वेल्ड। कौन सा, वेल्ड घास के मैदान। ये कहां पर है, ये है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, याद रखना है, अफ्रीका के अंदर कौन सा, वेल्ड, जो मैं यहां बता रहा था, यहां पर है वेल्ड घास के मैदान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है सारी चीजें। उसके बाद छठे नंबर पर है डाउन्स। डाउन्स बुक में डॉन दिया गया है तो भाई डाउन्स है ये। और ये कहां पर है, यहां पर अफ्रीका के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, यहां पर है डाउन्स। कहां पर हो गया ये, ऑस्ट्रेलिया। तो ये मुख्य रूप से ये हो गए। यहां पर कौन कौन से जानवर मिलेंगे भाई, बाइसन है, बाइसन यानी कि जंगली भैंसा और एंटीलोप, ये यहां पर पाए जाएंगे। तो ये हो गए आपके घास के मैदान, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए है कटीली झाड़ियां। तो कटीली झाड़ियां भी फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति के अंदर जो हमारा तीसरा भाग था वो था कांटेदार झाड़ियां। तो कांटेदार झाड़ियां कहां पर मिलेंगी भाई, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी प्रदेश है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर की तापमान भी अधिक रहता हो और उसके अलावा जो वर्षा है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो वहां पर क्या मिलेगा, कटीली झाड़ियां मिलेंगी। अब किसी झाड़ी के ऊपर, जैसे मान लीजिए भाई कोई झाड़ी है, अगर इसके ऊपर कांटे इस प्रकार से निकले हुए हैं तो ये देखिए पत्तियों का ही रूपांतरण है, पत्तियों ने ही अडेप्टेशन करके कांटे के अंदर तब्दील हो गई है वो, ताकि क्या किया जा सके, बाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो पानी की हानि हो रही है पौधे को, उस चीज को रोका जा सके। तो कहां पर मिलेंगे ये मिलेंगे देखिए जहां पर की वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी, वहां पर क्या पाई जाएंगी, कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। उसके अलावा एक और चीज बताई गई है कि देखिए अगर आप बिल्कुल ऊपर की तरफ जाते हैं, उच्च ध्रुव यानी कि जो अपना नॉर्थ उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव, अगर यहां पर जाते हैं तो देखिए बर्फ ही बर्फ यहां पर जमा रहती है, कोई वनस्पतियां यहां पर ज्यादा नहीं मिलती। जैसे ही तापमान थोड़ा कम हुआ तो बर्फ जैसे ही मेल्ट होना प्रारंभ हुई तो देखिए जो हल्का सा पानी बनता है उसी के अंदर ही देखिए जैसे कि काई यानी कि पानी के अंदर आपने देखा होगा जो हरी हरी शैवाल लगी रहती है, उस टाइप में काई हो गई और लाइकेन।
काई लाइकेन, उसके अलावा जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं ये कहां पर, ध्रुवीय प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। और इस प्रकार के जो वनस्पति इनको क्या कह दिया जाता है, टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति इनको कह दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टुंड्रा वनस्पति, ये चीज याद रखनी है। तो ये यहां पर पाई जाएगी। उसके अलावा जो जीव जंतु यहां पर पाए जाएंगे वो देखिए बहुत अधिक उनके शरीर पर जो बाल होंगे वो फर के रूप में रहेंगी या फिर मोटी चमड़ी रहेगी। क्यों रहेगी, ताकि वो ठंड से बचे रह सके। तो देखिए इस प्रकार के जो जानवर हैं जैसे कि सील है आपकी, ठीक है, उसके अलावा एक वालरस है, कस्तूरी बैल, ठीक है, बैल का ही प्रकार है। जैसे पेंगुइन वगैरह ये भी क्या है, मोटी चमड़ी की रहती है, इनको ठंड वगैरह नहीं लगती। और इसके अलावा जैसे कि ध्रुवीय भालू है, बर्फीली लोमड़ी है, ये सब जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये नहीं है कि 7th क्लास का है तो भाई छोटी चीज है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो लिस्ट बनाई गई है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के साथ जरूर जोड़ें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर वो निश्चित रूप से सफलता पा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।